सबसे एडवांस्ड मिलिट्री पावर, जियोपॉलिटिक्स पर कंट्रोल और दुनिया की टॉप कंपनीज का गढ़, ये है वो अमेरिका जो आज किसी भी देश को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। चांद पर सबसे पहले पहुंचने से लेकर दुनिया पर इन्फ्लुएंस जमाने तक अमेरिका वो देश रहा है जिसे ह्यूमन काइंड का फ्यूचर समझा जाता है। लेकिन जैसे हर सक्सेसफुल नेशन और सक्सेसफुल इंडिविजुअल की एक डार्क हिस्ट्री होती है, वैसे ही अमेरिका के केस में कभी नहीं रही है। उल्टा ये एक ऐसा देश है जिसका ना तो कोई पास्ट मिलता है और ना ही ये समझ में आता है कि अमेरिकन्स आए कहां से। जी हाँ, भारत से लेकर अगर आप किसी भी देश की ह्यूमन सिविलाइजेशन को देखोगे तो आपको उनका इतिहास 2000 से 5000 साल पुराना मिलेगा। लेकिन अमेरिका एक ऐसा सुपर पावर नेशन है जिसकी हिस्ट्री केवल 400 से 500 साल पुरानी है। मतलब इससे पहले यहाँ कौन रहता था, ये कहां से आए और इनका कल्चर क्या है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि अमेरिका में रहने वाला एक भी सिटीजन असली अमेरिकन है ही नहीं। वो तो रेड इंडियंस थे जो आज अमेरिका से गायब हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या सच में खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका में एक भी अमेरिकन नहीं बचा है? रेड इंडियंस का इतिहास क्या है और उन्हें गायब करने के लिए एक ऐसी साजिश रची गई जो आज भी पर्दे में है। चलिए अमेरिका के नेटिव अमेरिकन की आज पूरी कुंडली आपको बताते हैं। दुनिया के काले और गोरे रंग के भेद से दिखने वाले अमेरिकन्स असल में खुद अमेरिकन्स नहीं हैं। अगर हम आपको कहें कि खुद को व्हाइट मैन से कैटेगराइज करने वाली ये रेस असल में अमेरिकन है ही नहीं, तो शायद ये बिलीवेबल ना लगे। लेकिन हिस्ट्री के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि असली अमेरिकन कभी व्हाइट थे ही नहीं। वो तो रेड इंडियंस थे जो आदि मानवों की तरह ही धीरे धीरे धरती से एक्सटिंक्ट होते चले गए। ये देश और यहाँ के लीडर्स जो आज खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं के फोरफादर्स के एक्शंस ने अमेरिका से एक पूरी रेस को वाइप आउट कर दिया। और ये कैसे हुआ, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, अमेरिका के इतिहास की कहानी हमें भले ही 500 साल पहले से सुनने को मिलती हो, लेकिन रिसर्च कहती है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत 17,000 साल पहले शुरू हुई थी। अब जरा इस मैप को देखिए, इसमें रशिया और अलास्का आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि रूस और अलास्का पहले ऐसे ही जुड़े हुए थे और यहीं से सेंट्रल और साउथ एशिया से अर्ली ह्यूमंस माइग्रेट होकर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जाके बस गए। हालांकि तब ये नॉर्मल ह्यूमंस थे, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने वहां पर समय गुजारा वैसे वैसे ये अपना कल्चर, सिविलाइजेशन डेवलप करते चले गए। यहाँ तो कि तब ये सिविलाइजेशंस काफी छोटी छोटी ट्राइब्स में यहाँ बसा करती थी और यही वो लोग थे जो अमेरिका के असल मूल निवासी थे। इन्हें नेटिव अमेरिकन्स के नाम से भी जाना जाता था। आप ये मान लीजिए कि इन्होंने ही अमेरिका में सबसे पहले अपना आशियाना बनाया था और अलग अलग जगहों पर रहने के बाद भी इनके कल्चर में सिमिलैरिटीज का साफ पता चलता है। धीरे धीरे फिर जब समय बीता तो दुनिया भर में कहानी बदलती चली गई। वही नेटिव अमेरिकन्स के लिए हमेशा सब पहले जैसा ही रहा, क्योंकि वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं गए ही नहीं। ऊपर से अब क्योंकि साउथ और नॉर्थ अमेरिका बाकी कॉन्टिनेंट से दूर थे, इसलिए ये हमेशा पूरी दुनिया से कटे थे। उनका कहीं आना जाना नहीं था, ना ही कहीं किसी से ट्रेड रिलेशंस थे। मैक्सिमम वर्ल्ड को तब तो पता भी नहीं था कि अमेरिका कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट भी करता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तक भी तब यूरोप, एशिया और अफ्रीका को ही कॉन्टिनेंट मानते थे, क्योंकि ये पहले से ही कनेक्टेड भी थे। इनके बीच में आपस में लैंड रूट से ट्रेड्स हुआ करता था और सिल्क रोड जो यूरोप और रशिया कनेक्ट करती थी, वो तो काफी फेमस रूट था। और हमारा भारत जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, वहां आकर ट्रेड के लिए, पैसा कमाने के लिए पूरे के पूरे यूरोप और पूरे मिडिल ईस्ट में काफी कंपटीशन रहता था। खासकर सिल्क रोड को लोग तो इस्तेमाल ही भारत से ट्रेड करने के लिए करते थे। लेकिन ये सभी चीजें तब बदलने लगी जब ऑटोमन एम्पायर ने इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब तक तो ये एम्पायर केवल मिडिल ईस्ट को ही कंट्रोल करता था, लेकिन धीरे धीरे पूरे सिल्क रोड की पावर इसके हाथ में आ गई। इसकी सत्ता में हालांकि यूरोपियंस आसानी से सिल्क रोड से गुजर सकते थे, लेकिन इसके बिखर जाने के बाद सिल्क रोड से यूरोपियंस का आना जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ऐसे रूट को तलाशना शुरू कर दिया जहां से वो आसानी से इंडिया आ सके। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका अमेरिका से क्या ही लेना देना, तो वो आपको स्टोरी में आगे समझ आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये समझें कि यूरोप से लेकर एशिया तक में अमेरिका द्वीप की भनक किसी देश को नहीं थी।
आगे चलकर जब यूरोपियन ने व्यापार के लिए एक ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने एक समुद्र का सहारा लिया और इसके जरिए वो भी इंडिया ही पहुंचना चाहते थे, जहां दुनिया भर का सोना इकट्ठा था। ये वक्त 13वीं सेंचुरी का था, जब यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी की शुरुआत हो चुकी थी और वहां के देशों से निकलकर लोग एक्सप्लोरेशन के सफर पर निकल चुके थे। उधर यूरोपियन नेशंस ने भी तब तक अपनी नेवी को काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था और वो भी समुद्र के एक्सप्लोरेशन का काम करने लगी थी। अक्सर अब नेवी के ऑफिसर अपने कुछ साथियों के साथ जाकर दूर दराज के आइलैंड्स को कैप्चर करते और वहां अपनी कॉलोनी बसा लेते। इसी तरह आगे भी वो ऑल्टरनेट रूट्स तलाश करते रहे ताकि ट्रेड किया जा सके, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी मैक्सिमम ट्रेड में डिपेंडेंट थी, मगर सबकी प्रायोरिटी एक ही थी और वो थी सी रूट से इंडिया का पता लगाना। जाहिर था जितना जल्दी वो ये करते उतना जल्दी ही उन्हें दुनिया में राज करने का मौका मिलता। ऊपर से क्योंकि अमेरिका का कोई जिक्र था नहीं, तो वो मानते थे कि इंडिया पर कंट्रोल उन्हें ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस दे सकती है। बस इसी खास थॉट और इंडिया पहुंचने की खास चाहत के साथ साथ एक यूरोपियन एक्सप्लोरर ने भी अपनी यात्रा शुरू की। अब तब तक क्योंकि साइंस और टेक्निकल लोग ये पता लगा चुके थे कि अर्थ राउंड है, इसलिए यही दिमाग लगाते हुए उन्होंने सोचा कि अगर वो ईस्ट की तरफ ना जाकर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो जरूर ही भारत पहुंच जाएंगे। इसी विचार के साथ वो अपनी यात्रा पर निकले तो थे, मगर तब वो कहां जानते थे कि इंडिया की खोज पर निकला ये आदमी गलती से अमेरिका को खोज लेगा। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वेस्ट से यूरोप और एशिया के बीच एक और कॉन्टिनेंट आएगा जिसका नाम अमेरिका होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस को जब समुद्र से पहली बार दूर आइलैंड भी दिखाई दिया तो उन्होंने उसे भारत ही समझा था, लेकिन तब वो ये नहीं जानता था कि ये कैरेबियन आइलैंड है। इसी के चलते आगे इन आइलैंड्स को वेस्ट इंडीज के नाम से ही जाना गया। लेकिन पॉइंट ये था कि दुनिया की नजर में पहली बार अमेरिका का एक्सिस्टेंस भी आ गया और क्रिस्टोफर कोलंबस को ये बात 5 साल बाद समझ आई कि वो इंडिया नहीं बल्कि कैरेबियन आइलैंड पर है। जब वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा शुरू की और जल्द ही उसके भारत के तट पर पहुंचने की खबर दुनिया भर में फैली। यहाँ वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने के लिए अफ्रीका को घूमकर क्रॉस करने का रूट अपनाया था और फाइनली वो इंडिया को डिस्कवर कर पाए। खैर, इंडिया को छोड़कर अमेरिका पर आए तो यूरोपियंस तो ये समझ गए थे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलत इंडिया को डिस्कवर किया था, मगर पॉइंट ये भी था कि अब उनके सामने एक और कॉन्टिनेंट था जिसे वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे। एक नई जमीन पर मिलने वाले रिसोर्सेस, मिनरल्स को वो अपना बना सकते थे। दरअसल ये वो वक्त था जब यूरोपियंस अपने आप को सबसे सुपीरियर रेस मानते थे। जी हाँ, उन्हें लगता था कि दुनिया की सबसे बेस्ट चीज वो डिजर्व करते हैं। उनकी नजर में ये जितने भी ट्राइबल नेशंस थे ये सभी अनसिविलाइज्ड थे और इन्हें सभ्य बनाने की जिम्मेदारी केवल और केवल यूरोपियंस ही पूरी कर सकते थे। उन्हें लगता था ऐसा करके वो दुनिया के सभी द्वीपों पर एहसान कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका में भी वो वही करना चाहते थे जो उन्होंने बाकी कॉलोनीज में किया था। बस इसी उम्मीद के साथ जब अमेरिका की खोज की खबर यूरोप तक पहुंची तो भारी संख्या में लोग यूरोप से अमेरिका की तरफ माइग्रेट होने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वो वहां अपनी कॉलोनी बसाकर धीरे धीरे अपना साम्राज्य भी बसा लेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिकन ट्राइबल्स हमेशा दूसरे कॉन्टिनेंट के टच से दूर ही रहे थे। जैसे कि आज के वक्त में सेंटिनल्स का केस हमें देखने को मिलता है। ये लोग जिस तरह से दुनिया के कांटेक्ट से पूरी तरह कट ऑफ हैं और अपनी अलग दुनिया में अनडिस्टर्ब रहते हैं, वैसे ही अमेरिका के ट्राइबल्स भी रहते थे। और ऐसे में जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ न केवल नई टेक्नोलॉजीज, नई पॉलिसीज, नई इंडस्ट्रीज और मॉडर्नाइजेशन साथ लेकर आए, बल्कि वो कई तरह के बैक्टीरियाज और उन्हें लगने वाली बीमारी भी अपने साथ लेकर आए। अब क्योंकि यूरोपियंस के पास इन बीमारियों से निपटने की इम्यूनिटी थी, इसलिए वो तो इससे बच जाते थे, लेकिन ऐसे ही इम्यूनिटी नेटिव अमेरिकन के पास नहीं थी। जाहिर था इससे वो डायरेक्ट मर जाते थे। और इनमें से भी जिन 2 बीमारियों ने नेटिव अमेरिकन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो थी मीजल्स और चिकन पॉक्स। इस बीमारी का कहर नेटिव अमेरिकन के लिए बर्बादी का वो मंजर रहा है जिससे उनका सफाया ही हो गया। खुद यूरोपियंस का ये कहना है कि नेटिव अमेरिकन के पूरे सफाई के लिए मीजल्स और चिकन पॉक्स से जिम्मेदार हैं, जो कि वो अपने साथ लेकर आए और तेजी से फिर यह बीमारी उनसे अमेरिकन में बुरी तरह से फैल गई। इसी का नतीजा ये रहा कि एक समय पर जो नेटिव अमेरिकन की संख्या कभी 1.5 करोड़ नेटिव अमेरिकन के करीब हुआ करती थी, वो केवल 2 से 5 लाख ही बचे रह गए। और ये जो लोग बचे ये भी इतने वीक थे कि अकेले यूरोपियंस को नहीं भगा सकते थे। वैसे आपको बता दूं, ये अमेरिकन कोई गोरे चिट्टे लोग नहीं थे, बल्कि ये एशियन रेस की तरह ही सांवले रंग के थे। इनका रंग हमारी ही तरह होता था और रंग भेद जैसी कोई भी चीज इनमें तब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
यूरोपियन खुद इन्हें रेड इंडियंस बुलाया करते थे। खैर, इसकी वजह से ये भी था कि कोलंबस ने इन्हें गलती से इंडियन मान लिया था और तब से उनका नाम रेड इंडियन पड़ गया था। कहते हैं 1890 में इनकी पॉपुलेशन को लिटरली खत्म होने के बाद ही यूरोपियंस ने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया, और जिस तरह से इन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज किया वो इंडिया के कॉलोनाइजेशन से काफी अलग था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वो कैसे, तो वो ऐसे कि जब यूरोपियंस ने अमेरिका को कॉलोनी बनाया तो वहां पर वहां के लोगों का पूरी तरह से सफाया हो गया था, और उसके बाद में जो कॉलोनी वहां बनी उसमें रहने वाले सारे लोग यूरोपियन नेशंस के ही थे और यही वहां पर बस गए। फिर आगे चलकर इन्हीं यूरोपियन लोगों ने अपनी क्वीन यानी कि इंग्लैंड की क्वीन से इंडिपेंडेंट लेकर खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और खुद ये लोग अमेरिकन बन गए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया के ऊपर यूरोपियन नेशंस का ही राज था और असली इंडियन लोगों ने ही इन यूरोपियन लोगों से लड़कर अपनी आजादी ली। इससे तो यही समझ में आता है कि दोनों ही देशों की आजादी अलग थी। यहाँ इंडिया के रियल लोगों को इंडिपेंडेंस मिली और वो पूरी तरह से डेवलप कर पाए, जबकि नेटिव अमेरिकन्स को तो आजादी मिली ही नहीं, वो तो पहले से ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब हालांकि यूरोपियंस ही क्लेम करते हैं कि नेटिव अमेरिकन्स के सफाई का कारण मीजल्स और चिकन पॉक्स था, मगर कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि ये बीमारियां जानबूझ के वहां पे फैलाई गई थी। कई जगह पर नेटिव अमेरिकन्स को इन्फेक्टेड कपड़े भी बांटे गए थे और इन्फेक्टेड खाने का सामान भी दिया गया था ताकि उनका रेस अपने आप खत्म हो जाए और यूरोपियंस को कब्जा करने के लिए एक बड़ी टेरिटरी मिल जाए। हालांकि वो इसमें पूरी तरह से संभल भी रहे, लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि कई जगह पे नेटिव अमेरिकन्स आज भी जिंदा हैं, वो प्रॉस्पर कर रहे हैं। आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 574 ट्राइब्स हैं जो खुद को नेटिव अमेरिकन्स मानती हैं और ये खुद के ओरिजिन को हजारों साल पहले ट्रेस करती हैं। अब इसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज भी हैं जो खुद को नेटिव अमेरिकन्स बता रहे हैं, जैसे कि एक्वामैन के हीरो जेसन मोमो हैं। लेकिन इसमें एक बात साफ होती है कि अमेरिका में जो मास लेवल पर लोग रह रहे हैं वहां के रहने वाले वो नहीं हैं। ये एक तरह से अंग्रेज ही हैं जो बाद में अमेरिकन्स बने, लेकिन असल अमेरिकन तो पहले ही खत्म हो गए थे। इसके अलावा जिस काले गोरे का भेद आज भी अमेरिका की मानसिकताओं में मिलता है वो भी एक डबल स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि वहां के लोग कभी भी गोरे और सिविलाइज नहीं थे। कुल मिलाकर आज अमेरिका के पास अपने असली पूर्वज नहीं है जिनसे इतना इतिहास कभी शुरू हुआ था। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।